Hello everyone. Today we are discussing about electrodes कि बायोइलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंटेशन या मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रोड्स क्या हैं, क्यों हैं और क्या हैं। इनका कुछ इंट्रो देखते हैं हम लोग पहले। आज इंट्रो में कुछ इस प्रकार समझिए कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रिकल, केमिकल, एकॉस्टिक और हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे विभिन्न सिस्टम शामिल हैं। और ये जो सारे सिस्टम है वो एक दूसरे से आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अधिकांश ट्रांसड्यूसर सेंसर मानव शरीर की गतिविधियों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये मानव शरीर की गतिविधियाँ बायो इलेक्ट्रिक क्षमता पैदा करती हैं, जो बदले में ट्रांसड्यूसर आउटपुट में बदल के देते हैं। जैव विद्युत विभव आयनिक विभव हैं और आयनिक धारा के प्रवाह से उत्पन्न होते हैं। इस तरह की आयनिक क्षमता के अच्छे परिणाम और प्रभावी माप के लिए डायग्नोस्टिक के लिए कोई विश्लेषण किए जाने से पहले ऐसे संकेतों को इलेक्ट्रिकल रूप में वर्णित करना मेन नीड है। नेक्स्ट है बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल। जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिखा है, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड बाय वेरियस बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज आर नोन एज बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल। अर्थात मानव शरीर की लगभग सभी सिस्टम अपने कार्य को करते हुए संकेत उत्पन्न करती हैं। इन संकेतों को हम लोग बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल कहते हैं। इन विद्युत संकेतों में मानव शरीर की विभिन्न सिस्टम जैसे ब्रेन, हार्ट, मांसपेशियाँ इत्यादि के कामकाज के बारे में जानकारी होती है। मूल रूप से ये विद्युत संकेत कुछ शरीर की कुछ शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों की विद्युत रासायनिक गतिविधि द्वारा उत्पादित आयनिक वोल्टेज होते हैं। इस प्रकार शरीर की विभिन्न कोशिकाओं और ऊतकों द्वारा उत्पन्न विद्युत संकेतों को बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में जाना जाता है। क्या सोर्स है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल्स? सोर्सेस: द बेसिक सोर्स ऑफ बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल इज द सेल. The basic source of bioelectric signal is the cell membrane potential, which under certain condition may be excited to generate an action potential. अर्थात जैव विद्युत संकेत बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल का मूल स्रोत कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन है, जो कुछ नियमों के तहत एक क्रिया करके पोटेंशियल उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित होता है। इसलिए बायोमेडिकल या बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल विभिन्न स्रोत हो सकते हैं। आइए इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देखेंगे। ये देखिए, ये डायग्राम आपको यहाँ पे क्लियरली बताएगा। देखिए डायग्राम में ये एक ह्यूमन बॉडी है। जैसा हमने कहा कि हमारी ह्यूमन बॉडी ही मेन इसका सोर्स है, तो उस बात को कंटिन्यू रखते हुए हम देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकोलग्राम ऑस्कुलर सिस्टम। ये जो हमारा ये पार्ट होता है बॉडी का, ये वाला पार्ट, ये EOG इलेक्ट्रो ऑकुलोग्राम सिग्नल जनरेट करता है। इन सब सिस्टम को आगे पढ़ना, इसलिए अभी आप जान लीजिए क्या होता है। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, हृदय से संबंधित। उसके बाद से इम्पीडेंस। फिर है इलेक्ट्रोमायोग्राम, ये मस्कुलर सिस्टम से संबंधित है, जो हमारे मसल्स होते हैं उनको जानकारी के लिए। इधर ये देखते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, मस्तिष्क की जानकारी के लिए। ये देखिए यहाँ बना हुआ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, नाक, सांस, जो हमारे पल्स मेजरिंग के लिए काम आते हैं। इसको फैगस टेम्परेचर, ये गर्दन से नापा जाता है, फीवर जो हम लोग बेसिकली चेक करते हैं। फोनोकार्डियोग्राम, ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो, गैल्विक स्क्रीन रेजिस्टेंस। और इन सब के अतिरिक्त अभी कोविड में भी आप लोगों ने देखा
पल्स ऑक्सीमीटर जो कि हम अपने फिंगर पे, ये देखिए यहाँ दिखाया गया, फिंगर पे लगा करते हैं। ये पल्स मॉनिटरिंग सिस्टम होता है और पल्स रेट नापने के काम आता है। तो ये सब बेसिक बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल के सोर्स हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो जो मेन टाइप हमारे हैं वो हम लोग ने मेन 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, फर्स्ट वन है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सेकंड वन है ईईजी इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम, ईईजी। थर्ड वन है ईएमजी इलेक्ट्रो मायोग्राम। फोर्थ वन है ईआरजी, ये रहा, इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम। फिफ्थ वन है ईओजी इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम। और सिक्स वन है ईईजी इलेक्ट्रो गैस्ट्रोग्राम। आइए इनको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये देखिए, इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। टेबल को ध्यान से देखेंगे। इसमें सबसे पहले टेबल में हमने डिवाइड किया है सीरियल नंबर, पैरामीटर, कि किस पैरामीटर को कौन सा बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल मेजर करता है। हाँ, ये देखते हैं पैरामीटर्स कि कौन कौन सा पैरामीटर कौन सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका है। उसके बाद हमने चार्ट में बनाया है बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल्स, कौन कौन से बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं, क्या फ्रीक्वेंसी रेंज है, क्या वोल्टेज रेंज है, क्या एम्पलीट्यूड है, कहाँ यूज़ होते हैं और इनकी ओरिजिन कहाँ से है। तो इसमें पहला है हमारा बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल जो हमने नाम लिया था ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यह क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट और हार्ट पोटेंशियल। ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नापने के लिए काम आता है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 0.5 से 120 हर्ट्ज़ के बीच में होती है। वोल्टेज रेंज 0.1 माइक्रोवोल्ट से 5 माइक्रोवोल्ट तक होता है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो सरफेस इलेक्ट्रोड आर यूज्ड विथ जेली पेस्ट। कैसे करते हैं? जेली पेस्ट और क्रीम। निडल इलेक्ट्रोड्स आर लेस नॉइजी एंड आल्सो स्किन इलेक्ट्रोड्स। मतलब कि इधर से इसको हम लोग स्किन इलेक्ट्रोड्स भी कह सकते हैं, बॉडी में चिपकाव कह सकते हैं। इनकी ओरिजिन हार्ट के मसल से होती है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो कि हम लोग नापते हैं, वो है ब्रेन की या ब्रेन पोटेंशियल। ब्रेन पोटेंशियल नापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ईईजी इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 0.1 से 100 हर्ट्ज़ की होती है। इनका जो वोल्टेज होता है वो 2 माइक्रोवोल्ट से 20 माइक्रोवोल्ट तक होता है। और इनका ओरिजिन जो है वो न्यूरल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, मतलब कि जो हमारे मस्तिष्क की जो न्यूरल एक्टिविटीज़ होती है उससे होती है। थर्ड वन पैरामीटर जो नापने के लिए हम यूज़ करते हैं वो पैरामीटर है नर्व कंडक्शन एंड मसल एक्टिविटी। मसल एक्टिविटी कहिए या मसल पोटेंशियल कहिए, थर्ड वाला। इसको नापने के लिए हम लोग ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफ का यूज़ करते हैं। इनके लिए फ्रीक्वेंसी रेंज 5 to 2000 हर्ट्ज़ होती है। और इनके लिए जो वोल्टेज रेंज होती है वो 0.1 माइक्रोवोल्ट से 5 माइक्रोवोल्ट होती है। सरफेस या निडल इलेक्ट्रोड्स इसमें यूज़ करते हैं। और इनका ओरिजिनेशन हमारे स्किन्स के मसल्स हैं। फोर्थ वन है जो एक्टिविटी हम चेक करते हैं वो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ आई या आई पोटेंशियल, आँख, रेटिना जो होती है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है ईआरजी इलेक्ट्रो रोरेंटियोग्राम इलेक्ट्रो रोरेंटिनोग्राम। इनका फ्रीक्वेंसी रेंज डीसी से इनका फ्रीक्वेंसी रेंज डीसी से 20 हर्ट्ज़ तक होता है। और वोल्टेज रेंज 0.5 माइक्रोवोल्ट से 1 माइक्रोवोल्ट तक होता है। रेटिना ऑफ आई जो होती है हमारे आँख की, वो इनका ओरिजिन का सोर्स है। आइए आगे देखते हैं बाकी दो सिग्नल और बचे। वो दो सिग्नल हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ आई ड्यू टू द आई मूवमेंट और आई पोटेंशियल। इसको हम लोगों ने नाम दिया ईओजी इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम। इनका फ्रीक्वेंसी रेंज
DC से 100 हर्ट्ज तक होता है। इनका वोल्टेज रेंज 10 माइक्रोवोल्ट से 4000 माइक्रोवोल्ट तक होता है और इनका ओरिजिनेशन जो है वो कॉर्नियल रेटिना होती है पोटेंशियल वेरिएशन के कारण से। लास्ट वन जो है वो है EEG, इलेक्ट्रोगैस्ट्रोग्राम। बेसिकली जो गैस्ट्रोनोमस सिस्टम हमारे शरीर के होते हैं उन पैरामीटर को नापने के लिए इसका यूज़ करते हैं। 0 से 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। वोल्टेज रेंज 10 माइक्रोवोल्ट से 80 माइक्रोवोल्ट होती है। सरफेस इलेक्ट्रोड्स का इसमें यूज़ करते हैं और इनका जो ओरिजिनेशन है वो है पेरिस्टिकल मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रोनोस्ट्रिकल ट्रैक्ट, मतलब जो पेट में कह सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल का ओरिजिन कैसे होता है। ध्यान से सुनिएगा, अच्छा टॉपिक है ये। देखिए हमने लिखा हुआ है कि ऑल द लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस सिग्नल ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। इट मीन्स सभी जीवित चीज़ें जैविक उत्पत्ति के संकेत उत्पन्न करती हैं। ये संकेत कुछ माइक्रोवोल्ट के क्रम के होते हैं और रिकॉर्ड किए जाने पर विद्युत गतिविधियों के एक जटिल पैटर्न को जन्म देते हैं। बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेलुलर लेवल पर उत्पन्न होती है और इन पोटेंशियल का स्रोत प्राकृतिक में आयंस हैं, जो इस प्रकार एक कोशिका आयनिक कंडक्टर के रूप में कार्य करती है, जो कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली जिसे बाहरी वातावरण से अलग करती है। आइए आपको एक डायग्राम दिखाते हैं इसके बारे में। ये देखिए यहाँ पे दो टर्म यूज़ किया गया है। एक टर्म यूज़ हुआ है पोलराइज्ड और दूसरा डीपोलराइज्ड। क्या हो रहा है पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड में? बेसिकली होता क्या है कि एक दिन एक स्टूडेंट से पूछा भी था कि सर क्या बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल को आयन से रिलेटेड कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल आयन से रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो आपने ये क्वेश्चन से एक बार किया था। तो अब हो क्या रहा है इसमें कि जो हमारे सेल के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, झिल्लियों के अंदर, जब हमारी झिल्ली के अंदर पोटेशियम और कैल्शियम मतलब के पॉजिटिव आयन और Cl माइनस आयन कोशिका में प्रवेश करते हैं तो Na+ आयन अवरुद्ध हो जाते हैं। Na+ आयन आर ब्लॉक, जो Na+ आयन होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। NaCl नमक हो गया और KCl पोटेशियम हो गया, तो Na ब्लॉक हो गया। मतलब कि द बॉडी फ्लूइड इज इन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम। जो हमारा शरीर का लिक्विड है वो सोल्यूशन ऑफ सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन होगा, ये हम कह सकते हैं। ठीक, तो जब हमारे कोशिका में K+ और Cl- आयन इंटर करते हैं तो हमारा सेल में जो Na+ आयन होता है वो ब्लॉक हो जाता है। अब Na+ आयन ब्लॉक हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? जब Na+ आयन ब्लॉक हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ Na+ आयन इनसाइड द मेम्ब्रेन के अंदर डिक्रीज करता है एज़ कम्पेयर टू फ्लूइड आउटसाइड। जो हमारे शरीर के बाहर का फ्लूइड है उसके फ्लूइड के कंपैरिजन में यह घटने लगता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए K+ आयन्स मेम्ब्रेन में एंटर करते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल सेल का नेगेटिव होता है और यह लगभग -60 से -100 मिलीवोल्ट तक होता है। रेस्टिंग पोटेंशियल को नोट कर लीजिए कि रेस्टिंग पोटेंशियल हमारे बॉडी का तो नेगेटिव होता है, जो कि लगभग -60 से -100 माइक्रोवोल्ट के बीच का होता है।
सामान्यतः जो शरीर का आंतरिक रेस्टिंग पोटेंशियल होता है उसे हम लोग -90 मिलीवोल्ट मानते हैं। ठीक, तो जो सेल हमारा है, जो सेल की रेस्टिंग स्टेज है, सेल की रेस्टिंग स्टेज जो है उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड। सेल की रेस्टिंग इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड। ठीक है, अब इस फिगर में पोलराइज्ड और डिपोलराइजेशन दोनों दिखाया गया है। तो पोलराइज्ड में क्या है, ये देखिए यहाँ पे, ये सेल मेम्ब्रेन है, पॉजिटिव आयन आउटसाइड और नेगेटिव आयन इनसाइड। ये आपका एक पोलराइज्ड सेल यहाँ दिखाया गया है। सेल के मेम्ब्रेन की जो कोशिका हमारी होती है उसके बाहर भीतर का। ठीक है, ये आपका पोलराइज का मतलब हो गया कि मतलब द सेल एक्ट एज अ टीनी बायोलॉजिकल बैटरी टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। कह सकते हैं कि जो हमारा सेल होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से एक छोटे सेल की तरह व्यवहार करता है। और जब सेल को डीपोलराइज करते हैं एक्साइटेशन के द्वारा, तो क्या होता है कि आउटसाइड का पोटेंशियल जो होता है वो निगेटिव हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू इनसाइड पोटेंशियल। अंदर के पोटेंशियल की अपेक्षा बाहर का पोटेंशियल निगेटिव हो जाता है। तो इस कंडीशन में निगेटिव हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग रीपोलराइजेशन कहते हैं। तो पोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन आपके स्क्रीन पे दिखाया गया है। आइए देखिए, ये एक वेवफॉर्म दिखाया गया है, पोटेंशियल वेवफॉर्म दिखाया गया सेल का। देखो ध्यान से यहाँ पे, ये जो वेवफॉर्म है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल और सेल के बीच में दिखाया गया है। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ एरो बना हुआ है, ये एरिया जो है वो मिनिमम विड्थ ऑफ करंट है जो कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के काम आती है, ये एरिया। अब क्या होगा कि यहाँ से ये ग्राफ बढ़ रहा है और बढ़ते हुए चला गया यहाँ पर, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड सेल रेस्टिंग पोटेंशियल, अप्रॉक्स 90 मिलीवोल्ट, जो अभी हमने डिस्कस पहले भी किया था। उसके बाद से ग्राफ का शेप कुछ इस तरह से कर्व होते हुए यहाँ पर आ रहा है। ये थ्रेशोल्ड का पॉइंट बनाया गया है, -60 वोल्ट को थ्रेशोल्ड का पॉइंट बनाया गया है। और थ्रेशोल्ड के पॉइंट से अचानक से इस ग्राफ में देखो सडन से इसको बढ़ रहा है ऊपर की ओर, ये देखो ऊपर बढ़ रहा है। इसको हम लोगों ने नाम दिया है रैपिड डीपोलराइजेशन, मतलब घटना शुरू हुआ। और जब डीपोलराइज हो गया फिर पोलराइज्ड होगा। तो अब ये मैक्सिमम 20 वोल्ट जो कि पॉजिटिव वोल्टेज है वहाँ पर पहुँचने के बाद से अगेन ये पोलराइज्ड हो रहा है। देख रहे हैं, तो इस ग्राफ में एक सेल का रैपिड डिपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन दिखाया गया है। एक बार फिर से हम लोग इस ग्राफ को समझेंगे, ध्यान दीजिए। ये जो ग्राफ है मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिलीवोल्ट में दिखाया गया है उसके, और डिफरेंट एंगल्स में दिखाया गया है, लाइक मेम्ब्रेन वोल्टेज वर्सेस करंट स्टिमुलस या ओवरशूट टाइम, जो भी है इसमें 3-4 चीज़ दिखाई गई हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमारा ग्राफ जो है वो कांस्टेंट है, और ये ड्यूरेशन जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, इसको देखिए, मिनिमम विड्थ ऑफ करंट है जो कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए आवश्यक है। उसके बाद ग्राफ का शेप यहाँ से यहाँ तक आता है। इस पॉइंट को हम लोगों ने नाम दिया हुआ है पोलराइज्ड सेल रेस्टिंग पोटेंशियल, अप्रॉक्स 90 मिलीवोल्ट टिपिकली इसकी वैल्यू होती है, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी। फिर ग्राफ का शेप यहाँ से कुछ इस तरह से होते हुए बढ़ रहा है, पोलराइज हो चुका है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड, जो कि -60 मिलीवोल्ट इसकी टिपिकल वैल्यू मानी जा गई है। यहाँ से देखिए हमारा ग्राफ रैपिड बढ़ रहा है, ये जो रैपिड बढ़ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रैपिड डिपोलराइजेशन हो रहा है इसमें। अभी हमने आपको पीछे के उसमें चित्र में दिखाया भी है कि डिपोलराइजेशन क्या है। डिपोलराइजेशन का मतलब जो हमारे
डिपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड नेगेटिव हो जाए और इनसाइड पॉजिटिव चार्ज, जैसे हमारे चार्ज का रिप्लेसमेंट शुरू हो जाए तो वो डिपोलराइजेशन होती है। मतलब एनी डिक्रीज इन रेस्टिंग पोटेंशियल इज़ नोन एज डिपोलराइजेशन। ये हो गया। ठीक, आइए इसके बाद आगे फिगर में देखते हैं। हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे, ये थी हम लोगों ने देख ली। अब इस पॉइंट के बाद से क्या होता है कि ग्राफ हमारा स्लो रिपोलराइजेशन प्रोसेस में आती है। रिपोलराइजेशन या पोलराइजेशन प्रोसेस आपको पता है कि अपने अगेन वो रेस्टिंग स्टेट में जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो, ये डैश लाइन, ये जो टाइमिंग है, टोटल टाइम है, मतलब कि पोटेंशियल वर्सेस टाइम का ये ग्राफ है। ठीक है, तो ये जो टाइमिंग है 2 मिलीसेकंड है, 1 सेकंड तक डिपोलराइजेशन होता है और अगेन 1 सेकंड तक रिपोलराइजेशन होता है। तो ये काम होता रहता है। ठीक है, यहाँ देखो ये पॉइंट ओवरशूट को दिखाता है। एक्शन पोटेंशियल का ये स्पाइक है, जितने में पोटेंशियल हाई वोल्टेज पे पहुँच जाए वो एक्शन पोटेंशियल का स्पाइक होता है, और ये ओवरशूट को दिखा रहा है। ये ओवरशूट की बेस लाइन है। ये ग्राफ यहाँ तक की बात है, आगे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।